हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? आई होप आप अच्छे होंगे और प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। कल के सेशन में आपको जो है सब्जेक्ट के बारे में बताया गया, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने फाइंड आउट किया, बहुत ही खुशी मिली आज ये जान करके आपको समझ में आ रहा है। यही मेरा प्रयास रहता है कि आपको बस समझ में आ जाए और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे से जो है ज्ञान अर्जन कर सकें। जैसा कि आपको पता है, कल की जो है क्लास में प्रेडिकेट के कुछ भाग ही हो पाए थे। उसके बाद यहाँ की कुछ लाइट में समस्या हो गई थी, तो इसलिए जो है वो वीडियो पूरा नहीं हो पाया था। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। जैसा कि आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा, लिखा भी है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, ताकि मेरा कोई टॉपिक चेंज ना हो सके, इसलिए उस क्लास को सफल बनाए रखने के लिए आज का टॉपिक बनाया गया है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। चलिए क्लास को लेट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट कितने होते हैं, वो कौन कौन से हैं और किस प्रकार से हमारे सामने आएंगे, हमें किस प्रकार से उसको समझना है और उसको व्यवस्थित रूप से रखना भी सीखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट से सवाल लिखते हैं, ये प्रेडिकेट क्या होता है आपको पता ही है। कुछ रिवीजन करते हैं, प्रेडिकेट क्या होता है। जैसा कि आपको पता है प्रेडिकेट क्या होता है, शब्दों का समूह होता है जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्रदान करता है, वो शब्दों का समूह आपका प्रेडिकेट कहलाता है। क्लियर? आई होप आप पहले से ही इस परिभाषा को याद कर लिए होंगे, आपको पता होगा। चलिए पार्ट्स की बात करते हैं। पार्ट्स क्या होते हैं? प्रेडिकेट के पार्ट्स होते हैं 3। जैसा कि आपको पता है, पहला होता है वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट और तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि आपके प्रीवियस क्लास में ही आपको पता चल गया था कि वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, इसलिए हम फिर से आज रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारी जो लय है वो बनी रहे और हमें समझ में भी आता रहे। ठीक है, ओके, शुरू करें। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, वर्ब। वर्ब क्या होता है आपको पहले से पता है, वर्ब क्या होता है, क्रिया होता है। अब क्रिया क्या होता है, वर्ब इज एन एक्शन, वर्ब इज एन एक्शन, आपको पता है। चलिए इसी को टॉपिक बनाते हैं, उसको कायदा अच्छे समझते हैं, ताकि जो है फिर कोई बात ना रह जाए, कोई अधूरी चीज नहीं रह जाए, ऐसा कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि ये टॉपिक नहीं बनेगा तो शायद कोई कंफ्यूजन रह जाए। चलिए शुरू करते हैं, वर्ब को टॉपिक बनाते हैं। तो मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है आपका, वर्ब। क्लियर? वर्ब टॉपिक है, वर्ब का जो हिंदी क्या होता है आपका, क्रिया। जैसे आपको पता है वर्ब क्या होता है, वर्ब इज एन एक्शन, वर्ब इज एन एक्शन। वर्ब क्या है, वर्ब एक एक्शन है, क्रिया है। अभी क्रिया कई प्रकार की भी हो सकती है। क्रिया आपको जो है अर्थ को पूरा करने के काम आ सकते हैं ये, और वाक्य को पूरा करने का काम आ सकती है। जैसे मान लीजिए अगर हम वर्ब की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक्शन जो होता है, एक्शन का मतलब भी क्या होता है, क्रिया, कार्य करना, एक्शन। और वर्ब माने भी क्या होता है, क्रिया। अब ये क्रिया और इस क्रिया में क्या अंतर है? ये क्रिया एक पर्टिकुलर क्रिया है, जैसे कोई भी क्रिया हो सकती है। लेकिन एक्शन का मतलब क्या होता है, एक्शन होना यानी कि कार्य होना। यानी कि यदि कोई वाक्य है और उस वाक्य में कोई कार्य हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है। अब एक्शन इसका मतलब नहीं कि मैं खाना खाऊंगा या पानी पीऊंगा या जाऊंगा या पढ़ूंगा लिखूंगा तभी एक्शन होता है। जैसे मेरे बारे में चर्चा भी हो रहा है, तो वाक्य में तो एक्शन हो ही रहा है। तो यानी कि वाक्य के अर्थ को पूरा करने वाला भी क्रिया ही होगा, वाक्य में कर्ता द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताने वाला भी क्रिया होगा, और वाक्य में टेंस को बताने वाला भी क्रिया होगा। तो हम क्रिया के पार्ट समझते हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, ताकि हम क्रिया अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं वर्ब के कितने पार्ट होते हैं। यदि हम वर्ब के पार्ट की बात कर रहे हैं, तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ वर्ब। पहला क्या होता है, पहला होता है हेल्पिंग वर्ब। तो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब के 2 भाग हैं, तो दोनों सभी भागों के एक साथ लिखते हैं। तो पहला क्या लिखेंगे हम, लिंकिंग वर्ब। पहला क्या हो जाएगा आपका, लिंकिंग वर्ब, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, मेन वर्ब। ठीक है, पहला क्या है आपका, लिंकिंग वर्ब, दूसरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तीसरा क्या है, मेन वर्ब। चलिए लिंकिंग वर्ब, अब गाड़ी आ रही है तो आवाज़ हो सकता है, ट्रेन आ रही है, हो सकता है आपकी मेरी आवाज़ कम सुनाई दे, तो मैं आवाज़ लाउड करने की कोशिश करूँगा। अब ट्रेन है, हमारा गाड़ी जो है स्टेशन के बगल में है, तो हो सकता है ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही हो। इससे कतई आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। मेरा टॉपिक वहीं से चलेगा जहाँ से मैं पढ़ाना शुरू किया था। बस 10 सेकंड की बात थी और ट्रेन जा चुकी है और हम अपना क्लास शुरू कर सकते हैं।
तो लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब क्या है? जैसे आपको पता है लिंकिंग वर्ब आपको कल क्या बताया गया था? लिंकिंग वर्ब बताया गया था। लिंकिंग वर्ब एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब होता है, एक ऐसा वर्ब होता है जो वाक्य में कर्ता के स्टेट ऑफ बीइंग, स्थिति के बारे में बतलाता है। अगर हम इन शॉर्ट कहें तो लिंकिंग वर्ब वह वर्ब होता है जो वाक्य में कर्ता की स्थिति, उसके कार्य के बारे में चर्चा करता है, बताता है, वह लिंकिंग वर्ब कहलाता है। चलिए देखते हैं लिंकिंग वर्ब कौन कौन से हो सकते हैं और किस प्रकार से होंगे। जैसा कि आपको पता है एज अ हेल्पिंग वर्ब भी होता है, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब किसके बारे में? स्टेट ऑफ बीइंग, स्थिति के बारे में बताता है, एक्शन के बारे में बताता है। और हेल्पिंग वर्ब आपका वर्ब के बारे में यानी कि टेंस के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और मेन वर्ब कर्ता द्वारा किए गए कार्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसलिए सबको अलग अलग अच्छे ढंग समझने की बहुत ही ज़रूरत है। लिंकिंग वर्ब उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे हम सब जानते हैं, इज, आर, आई एम, वाज, वर। ये कौन से हो सकते हैं? ये आपके लिंकिंग वर्ब हैं। अब इन लिंकिंग वर्ब से रिलेटेड अगर कोई वाक्य देखते हैं तो वाक्य में ज़्यादा समझ में आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आई एम अ गुड टीचर, I am a good teacher. I am a good teacher। हिंदी क्या है? मैं एक अच्छा अध्यापक हूँ। तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? ये स्टेट ऑफ बीइंग यानी क्या कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं और ये बता रहे हैं मेरी स्थिति क्या है। मेरी स्थिति एक टीचर की है। तो यहाँ पर स्थिति बताने वाले शब्द कौन से हैं? आ गुड मैन है। और ये एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट भी कार्य कर रहे हैं और स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर यूज होने वाले जो वर्ब है, इस वर्ब को कहा जाएगा लिंकिंग वर्ब। क्या कहा जाएगा? लिंकिंग वर्ब। यानी कि यहाँ पर जो आपको वर्ब दिखाई दे रही है ये वर्ब क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब। क्लियर? आगे आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए इसी तरह यदि मैं लिखूँ आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। ओके, क्लियर? तो यहाँ पर राइट तो वर्ब है लेकिन यहाँ पर चर्चा हो रहा है। चर्चा होने की वजह से यहाँ पर जो राइट है ये आपको कहलाएगा, ये है आपका लिंकिंग वर्ब। अब ये कंफ्यूजन हो सकता है, आप कह सकते हैं सर ये तो मेन वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब किस प्रकार से हुआ? तो यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमको ये पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का कार्य करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य करता है। अब जो आप हम समझ रहे हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसी हेल्पिंग वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब की तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब ना होकर के ये कहलाती है लिंकिंग वर्ब। यदि हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो ये टेंस के बारे में बताने लगेगी, कार्य क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो कि यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी गई। यहाँ पर केवल चर्चा बताई जा रही है कि वह क्या है, उसने मैं एक पत्र लिखता हूँ, चर्चा की जा रही है कार्य के बारे में। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब न लिख करके हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे लिंकिंग वर्ब। क्या लिखेंगे? लिंकिंग वर्ब। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आई एम क्या कर रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। और इस कॉम्प्लीमेंट को हम क्या कहेंगे? इस कॉम्प्लीमेंट को हम प्रेडिकेट कहने वाले हैं। और ये आई जो है आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये सब्जेक्ट है और ये पूरा क्या है? ये आपका प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट। ना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये प्रेडिकेट है। तो आई एम क्या है? ये आई एम यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। आई एम क्या है? लिंकिंग वर्ब है। व्हेनेवर वी फाउंड complement as a predicate we can say that it is a which is the it is means verb is a linking verb। जब भी वर्ब आपके कॉम्प्लीमेंट या स्टेट ऑफ बीइंग के साथ वर्ब आएगी, उस वर्ब को ही हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा लिंकिंग वर्ब क्या है। ये आपके कल की क्लास में भी बताया गया था। आज रिवीजन हमारी क्लास में होना अत्यंत आवश्यक है,
क्योंकि अगर पॉइंट साथ में रहेंगे तो रिवीजन भी अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? चलिए आज आगे देखते हैं हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और किस प्रकार से मिलता है और हम क्यों उसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, क्यों लिंकिंग वर्ब नहीं कहेंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे पढ़िए, आराम से पढ़िए, जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा सोचने की कोशिश करिए कि वाकई में कहीं पर तो है जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप पढ़िए। आप एकदम टेंशन मत लीजिए, मैं अमित त्रिपाठी आपके साथ हमेशा रहूँगा और ग्रामर के बारीक से बारीक बातों पर ध्यान देते हुए हम आगे अपनी क्लासों को जारी रखेंगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, हेल्पिंग वर्ब। मेरा अगला टॉपिक क्या है? हेल्पिंग वर्ब। चलिए शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या नहीं है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। चलिए टॉपिक बनाते हैं इसको। आपका टॉपिक क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। क्या होता है? सहायक क्रिया। अब ये सहायक क्रिया क्या होता है? सहायक क्रिया क्या होता है? सहायक क्रिया होता है जो वह क्रिया जो सहायता प्रदान करे वाक्य में अर्थ को पूरा करने या टेंस के बारे में जानकारी प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है, उसी को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। यानी कि सहायक क्रिया का क्या काम होता है? सहायता प्रदान करना। किसमें सहायता प्रदान करता है? वाक्य को पूरा करने में या टेंस की जानकारी देने में अगर सहायता प्रदान कर रही है तो उसको क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती हैं। हेल्पिंग कितने प्रकार होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? तो हेल्पिंग वर्ब में पहला जो हेल्पिंग वर्ब समझने जा रहे हैं वो ऑक्सिलरी है। AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। और यहीं पर दूसरा वर्ब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉडल, मॉडल्स वर्ब। क्या है? मॉडल्स वर्ब। तो एक पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा पढ़ेंगे मॉडल्स। मॉडल्स क्या है या ऑक्सिलरी क्या है, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब टॉपिक हमारा हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब। तो टॉपिक क्या है हमारा? ऑक्सिलरी वर्ब। तो टॉपिक बनाते हैं अपने ऑक्सिलरी वर्ब को और समझने की कोशिश करते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। ठीक है, तो मेरा टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ठीक है, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब आपको तीन रूपों में मिलेगा। एक बी के रूप में मिलता है, एक हैव के रूप में मिलेगा, एक डू के रूप में मिलेगा। अब बी के रूप में कौन से मिलने वाले हैं? इज, आर, आई एम, वाज, वर, वी खुद, विंग, विन, ये आपको मिलने वाले हैं। किस रूप में मिलने वाले हैं? ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में मिलने वाले हैं बी। अभी ये बी का ये ऑक्सिलरी वर्ब का फैमिली भी कहा जाता है। ये थ्री फैमिली होते हैं। दे आर थ्री मेंबर इन द ऑक्सिलरी वर्ब फैमिली। ऑक्सिलरी वर्ब की फैमिली में कितने मेंबर होते हैं? तीन मेंबर होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट बी, सेकेंड हैव एंड थर्ड डू। यानी कि पहला बी होता है, फिर हैव होता है, फिर डू होता है। अब बी का मतलब ही है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब यदि यूज हो रहे हैं हम उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे ऑक्सिलरी वर्ब का बी हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? बी हेल्पिंग वर्ब है। इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन जहां पर यूज होंगे हम कहेंगे ये ऑक्सिलरी वर्ब के बी हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। हैव में कौन कौन से हैं? हैव में हैज, हैव और हैड हैं। तो हैव में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? हैज है, हैव है और हैड है। डू में कौन कौन से हैं? डू में डू है, डिड है और डज है। कौन कौन से हैं? डू है, डिड है और डज है। तो कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है डू में? डू है, डज है और डिड है। तो ये हेल्पिंग वर्ब बी हैव डू कहलाएंगे। या बी हैव डू होता क्या है, किस प्रकार से यूज करते हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि हमको ये पता चल सके। सबसे पहले तो मेनली ये समझिए, यदि आपको वर्ब की खोज करनी है या प्रेडिकेट का निर्माण करना है या बहुत सारे शब्द दे दिए आपको प्रेडिकेट बनाना है तो वहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान देंगे। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपका ये सभी जो वी हैव डू के विस्तार परिवार लिखे हुए हैं, सदस्य संख्या लिखी गई है, is, are, am, was, were, be, being, been, has, have, had, do, did, does, ये वर्ब का कार्य करेंगे और इनका पोजीशन वर्ब के साथ ही होगा। यानी कि प्रेडिकेट का जो पहला मेंबर कहलाएगा वो कहलाएगा वर्ब और ये आपकी शुरुआत ही होंगी इनसे जो सामने आपको वी हैव डू के रूप में दिखाई दे रहे हैं।
मेनली बहुत सारे 24 वर्ब जो है आपके हेल्पिंग वर्ब बताई जाएंगी। आपको उनको याद रखना है और समझना है कि वाकई में ये हेल्पिंग वर्ब जब आएंगे तो इनका स्थान कौन सा होगा। कौन सा होगा, जैसे कि आपको पता है प्रेडिकेट का पहला सदस्य का नाम वर्ब है, तो इनका स्थान प्रेडिकेट में सबसे पहले होगा। और यदि हम इनको फाइंड आउट कर लेते हैं तो इनसे पहले वाला जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड या सिंगल वर्ड होगा वो सब क्या कहलाएगा, वो आप जान रहे हैं, वो शब्द या शब्दों का समूह आपका सबसेट कहलाएगा। और वर्ब से शुरू होने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। ये आपको पहली ही कक्षा में पार्ट 1 में ही बता दिया गया था कि हम सब्जेक्ट किसे कहेंगे या प्रेडिकेट किसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमको मिल चुकी हैं, हम इनको समझ चुके हैं। अब इनका यूज कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, ये टेंस का टॉपिक है। यहाँ पर हमको पहचानना है कि ये शब्द आपके वर्ब कहलाएंगे। और वर्ब में कौन से वर्ब कहलाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएंगे। और ये ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, ये हेल्पिंग वर्ब का एक भाग है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। समझ में आ रहा है आपको, ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है, हम इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है। यदि हम कहें इज कौन है तो इज होगा हेल्पिंग वर्ब, आर कौन है आर भी होगा हेल्पिंग वर्ब। यानी कि यहाँ पर जितने भी आपको वर्ब दिखाई दे रहे हैं, वी हैव टू के जितने भी सदस्य हैं, ये सारे सदस्य क्या कहलाएंगे, हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। ओके, क्लियर, वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं ये मॉडल्स क्या होते हैं और ये कहाँ मिलते हैं, और ये मॉडल्स ये ऑक्सिलरी वर्ब से किस प्रकार से भिन्न है और इनका यूज कहाँ पर किया जाता है और कैसे किया जाता है। चलिए बातों को समझते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अपने टारगेट को मत भूलिएगा, आपका टारगेट है प्रेडिकेट के पार्ट को समझना और उस शब्द की पहचान करना, जो शब्द पहले आएंगे, जो शब्द बाद में आएंगे और जो शब्द लास्ट में आएंगे। और हो सकते हैं कि ये सारे शब्द आपको पहचानने में दिक्कत हो रही हो, यदि हो रही है तो इस क्लास को पढ़िए, अच्छे समझिए और आपको अंततः ये रियलाइज होगा कि वाकई में आपको ग्रामर आने लगा है। ठीक है, शुरू करते हैं कि हमारा मॉडल्स वर्ब क्या होता है। लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट द मॉडल वर्ब्स। मॉडल्स वर्ब, तो पहला क्या था आपका ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा क्या है मॉडल्स। इन्हें कहेंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। अब मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। ऑक्सिलरी वर्ब की परिभाषा तो हेल्पिंग वर्ब की परिभाषा होती है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, एक ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज अपने आप को करते रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। शायद मैं डिफिनेशन आपको नहीं दिखाया, चलिए सबसे पहले इसकी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, मॉडल्स को बाद में पढ़ते हैं। तो सारे बच्चे अपनी कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और कॉपी पेन निकाल कर लिखने के लिए तैयार हो जाइए और लिखिए ऑक्सिलरी वर्ब की डिफिनेशन क्या होती है, इनके परिवार कौन कौन से होते हैं। परिवार तो आपको पता ही है, चलिए तो डिफिनेशन लिखते हैं। DEFINITION, DEFINITION डिफिनेशन। अब डिफिनेशन माने क्या होता है, डिफिनेशन माने होता है परिभाषा। डिफिनेशन माने क्या होता है, परिभाषा। चलिए क्या है ऑक्सिलरी वर्ब की परिभाषा, एक ऐसा वर्ब, एक ऐसा सहायक क्रिया, सहायक क्रिया जो सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं। जैसे आपको पता है बी के ऑक्सिलरी वर्ब इज आर एम, वाज वर्ब, बी बीइंग बीन है। चलिए समझते हैं।
जैसे मान लीजिए यहाँ पर बी परिवार का कोई सदस्य आया है, जैसे मान लीजिए इज और एम आया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने पहले सब्जेक्ट लिखा है राम, राम है, डैश कर दिया, राइटिंग आ लेटर, ठीक है। अब राम, जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, टेंस में पढ़ाऊंगा लेकिन अभी तो बता देता हूँ कि जनरल यूज करना है, तो अब जनरल बता देते हैं आपको। बी क्या है, बी है इज आर एम वाज वर, ठीक है। इज का यूज कहाँ करते हैं, इज का यूज एक वचन कर्ता के साथ करते हैं। अब एक वचन कर्ता क्या है, एक वचन कर्ता का मतलब होता है एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान। कोई भी शब्द अगर एक है तो वो क्या कहलाएगी, एक वचन कर्ता कहलाएगी। बहुवचन कर्ता क्या है, बहुवचन के साथ हम आर का यूज करते हैं, बहुवचन के साथ किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। अब बहुवचन क्या होता है, बहुवचन कर्ता से तात्पर्य है एक से ज्यादा वस्तु, व्यक्ति और स्थान यदि दिया है तो हम उसको क्या कहेंगे, वो बहुवचन होंगे। अब ये एम क्या होता है, इसका यूज करते हैं। एम को जो है एक वचन और बहुवचन दोनों में अपवाद के रूप में माना जाता है। ये कहीं पर अपने रूप को एक वचन मानता है, एक को कभी आपको अपने आप को बहुवचन मानता है। इसलिए आई के साथ, स्पेशली आई के साथ ही एम का यूज किया जाता है। वहां पर फिक्स है कि आई के साथ किसका यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे, केवल आई के साथ ही एम का यूज किया जाता है। तो ये है फिक्स। और इज आर एम देखते हैं किस प्रकार से रूप बदल रहा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राम, राम क्या है, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, सिंगुलर पोजीशन पर है। तो राम क्या है, एक वचन, एक वचन साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज लगेगी, ओके। इसी यहीं पर अगर आप दूसरा देखें, राम के साथ एक व्यक्ति और आया, राम एंड मोहन आया। कौन आया, राम एंड मोहन आया। फिर डैश करते हैं, इसी वाक्य को आगे लिखते हैं, राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। तो राम एंड मोहन डैश राइटिंग अ लेटर। यदि अब यहाँ पर हमें एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, क्या मैं इन दोनों में से कौन सा लगाने वाला हूँ, तो आपको पता भी है बहुवचन कर्ता बन रहा है, क्योंकि जब एक से ज्यादा होते हैं तो बहुवचन कहलाते हैं। और बहुवचन के साथ हम इज का यूज नहीं करते हैं, बहुवचन के साथ हम आर का यूज करते हैं। तो हम यहाँ किसका यूज करने वाले हैं, आर का यूज। अभी आपने देखा कि वी जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने रूप को बदल रहा है, यानी कि ये चेंजेबल होता है, ये चेंज होता रहता है। किसके नेचर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। जैसा सब्जेक्ट का रूप होता है उसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब यूज की जाती है। जैसे राम एक वचन था तो आपने इज लगाया, राम और मोहन दोनों आए तो आपने बहुवचन होने की वजह से आर लगाया, यानी कि आर ने बहुवचन को चूज किया और इज ने एक वचन को चूज किया, यानी कि इसके सभी हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। यदि एक वचन आया तो इज लगेगा, बहुवचन आया तो आर लगेगा, आई के साथ आई एम लगेगा, एक वचन आया तो वाज लगेगा, बहुवचन आया तो वर लगेगा, और आई आया तो वाज लगेगा। और वी कहाँ लगाते हैं, वी लगाते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट में, नो सॉरी, फ्यूचर कंटिन्यूअस में वी लगाते हैं। और पैसिव वॉइस बनाते समय सभी हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल्स के साथ हम बी का यूज करते हैं। बीइंग का यूज कहाँ करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं यदि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, वहां पर यदि कंटिन्यूअस का वाक्य आता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का यूज किया जाता है। और बीइंग का यूज कहाँ करते हैं, बीन का यूज परफेक्ट टेंस में किया जाता है जब परफेक्ट कंटिन्यूअस का बात होता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगता है। और ये पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो वहाँ पर परफेक्ट के साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है, बीन का यूज किया जाता है। हम इनका यूज बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी जनरली आपको प्रेडिकेट पर ध्यान देना है, फोकस करना है, क्योंकि प्रेडिकेट का निर्माण करना सीख रहे हैं, ना कि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करना, ठीक है। बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको समझना भी है, किसी टॉपिक को हम छोड़ेंगे नहीं, सब टॉपिक एक साथ ही समझेंगे। अगर आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा जरूर समझेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर छोड़ देंगे तो दिमाग में रह जाएगा, ये भी पता चल जाता तो ठीक था। मैं सब बातें बता रहा हूँ आपको, जनरल चीज़ें आप अपने नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। हो सकता है मैं जल्दीबाजी में इरेज कर रहा हूँ, तो आप निश्चित रूप से आप कमेंट करिएगा अगर समस्या हो रही है तो। नई समस्या हो रही है, पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, ओके। चलिए समझते हैं। यदि आपने मॉडल, आपने डिफिनेशन समझ लिया, डिफिनेशन क्या है, एक ऐसा सहायक क्रिया जो कर्ता के अनुसार बदलता रहता है, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। कर्ता आया राम, इज आया, राम एंड मोहन आया तो आर आया।
इज यहाँ पर नहीं हुआ, आर यहाँ पर नहीं हुआ, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहा है। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाएगा? वो हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब 3 होते हैं, वी होते हैं, हैव होते हैं और डू होते हैं। वी में इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन को रखा गया है, और हैव में हैज, हैव, हैड को रखा गया है, और डू में डू, डज, डिड को रखा गया है। इनको याद कर लीजिएगा। ये वी हैव टू फैमिली है, ये ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। कौन सा वर्ब कहलाती हैं? ये ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। ओके, क्लियर, वेरी गुड। ऑक्सिलरी वर्ब कौन है? ये हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है, यानी कि एक हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब होता है, दूसरा मॉडल्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपको ऑक्सिलरी वर्ब समझ में आ चुकी है। चलिए अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब। लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट द मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ ले लीजिए ताकि हम आगे प्रोसेस बढ़ा सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेरा टॉपिक क्या है? मेरा टॉपिक है मॉडल, यानी कि दूसरा पॉइंट आपका क्या है? मॉडल। मॉडल हेल्पिंग वर्ड। मॉडल हेल्पिंग वर्ड, क्लियर? अभी मॉडल हेल्पिंग वर्ड क्या होता है? चलिए सबसे पहले समझते हैं डिफिनेशन। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ड का डिफिनेशन क्या होगा? डिफिनेशन का मतलब क्या होता है? परिभाषा। क्या परिभाषा है? चलिए देखते हैं। एक ऐसा सहायक क्रिया जो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के अनुसार अपने आप को नहीं बदलता है। मॉडल्स यानी कि मॉडल हेल्पिंग वर्ड कहलाता है। ओके, चलिए समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में। डिफिनेशन है आपकी DEFINITION। डिफिनेशन परिभाषा, एक ऐसा सहायक क्रिया जो कर्ता के अनुसार अपने आप को नहीं बदलता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। यानी कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है? जो अपने आप को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं करता है, चाहे सब्जेक्ट एक वचन का हो, चाहे सब्जेक्ट बहुवचन का हो। चाहे एक वचन का सब्जेक्ट हो, चाहे बहुवचन का सब्जेक्ट हो, वो अपने रूप को नहीं बदलेगा, यथास्थिति में अपने आप को बनाए रखेगा। तो ऐसा हेल्पिंग वर्ब आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। जैसे एग्जांपल में समझते हैं, कौन सा एग्जांपल हो सकते हैं और वो शब्द कौन कौन से होंगे। चलिए एग्जाम्पल की बात यदि करेंगे तो एग्जाम्पल में हम कौन कौन से साहित्य यूज करने वाले हैं। सबसे पहले कैन समझ लीजिए, मे हो सकता है, कुड हो सकता है, माइट हो सकता है, ऑट टू हो सकता है, ओके, वुड हो सकता है, विल हो सकता है और शैल हो सकता है। ओके, ETC करते हैं। 24 मेंबर इनके भी हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर ETC करते हैं। तो जैसे आपको हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, कैन, में, कुड, माइट, ऑट टू, वुड, विल, शैल, ETC। ये एग्जाम्पल तो है नहीं, हम इनको कोष्टक में करते हैं ताकि हम इनका यूज करके एग्जाम्पल बना सकें और समझें कि ये हेल्पिंग वर्ब कौन से हेल्पिंग वर्ब, क्या ये अपने रूप को बदल रही हैं, नहीं बदल रही हैं।
प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से किस प्रकार डिफर है ये, और किस प्रकार से ये अपने गुणों को डिफर रख रही हैं, डिफरेंस है इनके बीच में, मॉडल हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे कि परिभाषा से ही आपको परिलक्षित हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब कैसा वर्ब, वो ऐसा क्या होता है, एक सहायक क्रिया जो कर्ता के अनुसार अपने आप को बदल रहा है, वो ऑक्सिलरी वर्ब होगा। और मॉडल वर्ब क्या होगा, मॉडल वर्ब होगा जो कर्ता के अनुसार अपने आप को नहीं बदलता है, यानी कि एज इट बना रहता है, वो आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। जैसे कैन, मे, कुड, माइट, ऑट टू, OUGHT, ऑट टू, वुड, WOULD, वुड, विल, शैल, ETC। चलिए समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, कैन का यूज कर रहे हैं, बात करते हैं कैन का यूज कहाँ करते हैं। कैन का यूज आपको मॉडल में हेल्पिंग और पढ़ाते समय बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। यहाँ प्रेडिकेट की बात हो रही है, इससे ज़्यादा लेंदी नहीं बना, लेकिन थोड़ा बहुत तो जरूर बताना है आपको कहाँ यूज करते हैं। कैन का यूज आप एबिलिटी में कर सकते हैं, एबिलिटी में क्षमता यदि है, आपकी योग्यता है तो एबिलिटी में कर सकते हैं। कैपेसिटी यानी कि क्षमता है तो वहाँ यूज कर सकते हैं। पावर है, शक्ति है तो वहाँ पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, ओके, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैन का यूज कहाँ कर। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ क्या यूज हुआ है, कैन। ठीक है, तो आई के साथ हमने क्या लगाया, क्या लगाया ना। चलिए पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल देते हैं, दे। क्या लिखा, दे, PSEY, दे। अब दे के साथ क्या लगाएंगे, दे के साथ भी कैन ही लगाएंगे, दे कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पर आई के साथ भी कैन लगा हुआ है, दे के साथ भी कैन लगा हुआ है, क्या ही के साथ भी लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता। दो हो गए, तीसरा नंबर, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, QUESTION क्वेश्चन। ठीक है, तो ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए ही कौन है, ये सिंगुलर है, एक वचन है, क्लियर। आई कौन, एक वचन बहुवचन दोनों का काम करता है। दे कौन, ये बहुवचन है। यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है, यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म है, तो यहाँ पर एक वचन के साथ भी कैन ही लग रहा है, बहुवचन के साथ भी कैन लग रहा है, और आई के साथ भी कैन ही लग रहा है। यानी कि अभी एबिलिटी का बात कर रहा है, कैपेसिटी का बात कर रहा है, पावर का बात कर रहा है, तो वहाँ पर हम कैन लगाएंगे। और वहाँ पर हम सब्जेक्ट का सिचुएशन नहीं देखेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट एक वचन का हो, चाहे सब्जेक्ट बहुवचन का हो, हम वहाँ पर कैन का यूज करते रहेंगे। ओके, कोई समस्या, समस्या हो जरूर बताइएगा। आप टेंशन मत लीजिए, कैन में माइट कुड जो भी आपको मॉडल वर्ब दिखाई दे रहे हैं, ये बखूबी मैं वर्ब में ज़रूर बताऊंगा। अभी प्रेडिकेट का बात कर रहे हैं, वहाँ पर यूज नहीं सीखना है, वहाँ पर शब्दों को उठा करके उनके उचित शब्द स्थान पर रखना होता है। तो यदि हम उचित स्थान पर रखना सीख रहे हैं तो हम उनका यूज नहीं सीख रहे हैं, उनको रखना सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए एग्जाम्पल बताना जरूरी हो सकता है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हों, लेकिन अभी थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी यहाँ पर है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है, सॉल्व कैन क्वेश्चन दिस। अब ये आपको देख करके पूछ लेता है कि आप निर्माण करिए प्रेडिकेट का। किसका निर्माण करिए, प्रेडिकेट का। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो आपसे कहा नहीं कि आपका कैन यूज कहाँ करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, क्या एबिलिटी है या नहीं है, कैपेसिटी है या नहीं है, पावर है या नहीं है, ऐसा कुछ आपसे नहीं पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है कि आप सॉल्व कैन क्वेश्चन दिस का यूज करते हुए प्रेडिकेट बनाइए। बस इसी टॉपिक हम चर्चा कर रहे हैं। क्या यहाँ पर जरूरत है ये जानने की कि कैन का यूज कहाँ करना है, नहीं जरूरत है ना। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अपने दिमाग को नहीं लगाना है, ये समझना है ये सभी शब्द आपके मॉडल कहलाएंगे, और ये मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब है। इनको पहचानना है कि यहाँ ये भी हेल्पिंग वर्ब है। यदि कैन आ जाए तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब माने, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे और प्रेडिकेट के प्रारंभ में ही यूज किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम करें तो कैन का हम यूज कहाँ करेंगे, पहले नंबर में कैन आएगा, आएगा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब का हेल्पिंग वर्ब होता है एक पार्ट, दूसरा पार्ट क्या होता है मेन वर्ब, पहला पार्ट क्या होता है लिंकिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, तो हेल्पिंग पहले आया तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आना चाहिए, मेन वर्ब। पहले होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, दूसरा क्या होना चाहिए, मेन वर्ब।
क्लियर। अब तो कैन पहले आ गया तो प्रेडिकेट बनेगा कैसे, कैन आ गया, ठीक है क्लियर। अब क्या आना चाहिए, मेन वर्ड। मेन वर्ड क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन तो मेन वर्ड है नहीं, दिस तो मेन वर्ड है नहीं, कर्ता द्वारा किए गए कार्य को मेन वर्ड कहते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। क्या आ जाएगा, सॉल्व। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्व। आप सॉल्व क्या कर रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्वेश्चन। और कौन वाले क्वेश्चन कर रहे हो, यह क्वेश्चन कर रहे हो, तो यह क्या है, इसकी विशेषता है, तो यहाँ पर दिस भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दिस। तो आप क्या बना, कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ये क्या कहलाएगा आपका, और यही आपका प्रेडिकेट कराएगा। बस इसी का निर्माण करने के लिए सीख रहे हैं आप, ये नहीं सीख रहे हैं कि कैन का कहाँ करें, में का कुड का, माने दूसरे स्थान पर दिमाग मत लगाइए। जितना बता रहे हैं उतना ही करने का कोशिश हमें करना है। हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ट्रैक पर रखेंगे, ताकि प्रेडिकेट का निर्माण करना सीख जाए। आप प्रेडिकेट का निर्माण करना सीख जाएं, या आपको पता चल जाए कि शब्द को किस प्रकार से एक माला की तरह पिरोकर हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, तो हम उस बारे में बात कर रहे हैं कि हम निर्माण प्रेडिकेट का किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए हो गया। चलिए आगे आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मॉडल्स कौन होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। चलिए इसकी साथ ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। इसका नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नोट्स बिना कुछ होना नहीं है, नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बनाइए, अच्छे से याद कीजिए, अच्छे समझिए। यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो बच्चे अभी तक से समझ में उनको ग्रामर नहीं आ रहा है, कम से कम अब अच्छे से जड़ से सीखना शुरू कर दें। ठीक है, इसको शेयर जरूर करना है। यदि आपको लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, एक्सरसाइज हो रही है, तो लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक और शेयर जरूर करिए। यदि कोई समस्या है तब कमेंट करिए, नहीं कमेंट करने का देयर इज नो यूज टू कमेंट एनीथिंग। आपको कोई भी कमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको लग रहा है समस्या है तो कमेंट करिए, नहीं समस्या है तो कमेंट मत करिए। लाइक कर देंगे, लाइक करने से क्या होगा, लाइक करने से आपका मोरल हाई होगा और हमारा भी मोरल हाई होगा, और बहुत और अच्छे ढंग से पढ़ाने की हम कोशिश करते रहेंगे। अब शेयर की बात कर रहे हैं, शेयर करेंगे तो वो भी बच्चे जान जाएंगे, जो नहीं जान रहे हैं तो वो भी इनका यूज करते हुए अच्छे से ग्रामर का नॉलेज प्राप्त कर लेंगे। ओके, धन्यवाद, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक। तो आई होप आपको वर्ब में दो बातें समझ में आ गई, एक लिंकिंग वर्ब समझ में आ गया, एक हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया। अब नया टॉपिक है इसका मेन वर्ब। चलिए समझते हैं ये मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब का हिंदी अर्थ होता है मुख्य क्रिया। क्या होता है, मुख्य क्रिया। क्या होता है, मुख्य क्रिया। MEIN मेन, वर्ब VERB वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या हो गया, मुख्य क्रिया। यानी मुख्य क्रिया क्या होती है, परिभाषा समझते हैं। मुख्य क्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। मुख्य क्रिया, कर्ता द्वारा किए गए कार्य को मुख्य क्रिया कहा जाता है। मुख्य क्रिया कहा जाता है। समझिए क्या है, कर्ता द्वारा किए गए कार्य को मुख्य क्रिया कहा जाता है। यानी कि कर्ता अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो कार्य क्या कहलाएगा, मुख्य क्रिया कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है, रमेश was writing a letter। रमेश was writing a letter। रमेश क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। ओके, अब यदि हिंदी देखें तो हिंदी क्या है, रमेश, मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट का हिंदी निकालिए, फिर अंतिम से अर्थ निकालिए, अर्थ निकल आएगा। चलिए रमेश हो गया।
आ लेटर माने क्या होता है? आ लेटर का मीन्स क्या होता है? आ लेटर का मीन्स होता है आ माने एक और लेटर माने पत्र, तो एक पत्र। तो क्या हो जाएगा? रमेश एक पत्र, रमेश एक पत्र। राइटिंग माने बताया गया था, राइट माने क्या होता है? लिखना, आईएनजी माने रहा, तो राइटिंग माने क्या होता है? लिख रहा। क्या होगा? लिख रहा। तो एक पत्र लिख रहा, लिख रहा। वाज माने क्या होता है? वाज मीन्स होता है था, वाज माने क्या होता है? था। था लिख लीजिए। अब देखिए पढ़िए क्या निकल रहा है। रमेश एक पत्र लिख रहा था, रमेश एक पत्र लिख रहा था, रमेश एक पत्र लिख रहा था। यदि हम क्वेश्चन करें, अब देखिए यहीं पर हम समझने वाले हैं वर्ब क्या होता है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए था किस काम आ रहा है? टेंस बताने का काम आ रहा नहीं आ रहा? टेंस बताने का काम आ रहा है ना, तो हेल्पिंग वर्ब किस काम आया? ये क्या करेगा? हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि टेंस के बारे में जानकारी दे रहा है। किसके बारे में जानकारी दे रहा है? टेंस के बारे में। तो हेल्पिंग वर्ब कौन होता है? जो टेंस के बारे में जानकारी प्रदान करता है। हेल्पिंग वर्ब कौन होता है? जो टेंस के बारे में जानकारी प्रदान करता है। हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन से? एक ऑक्सिलरी, एक मॉडल्स। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब किस काम आया? टेंस बताने में। कौन सा टेंस है? था थी थे, यानी कि वाज का यूज होगा। वाज का यूज कहाँ होता है? पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में तो क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। तो जो टेंस बताया ना, वाक्य को तो नहीं पढ़ा दिया, टेंस बता रहा है तो हेल्पिंग वर्ब है। चलिए, तो आपको पता चल गया ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और रहा क्या है? रहा क्या है? कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, वो कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। तो रहा तक क्या हो जाएगा आपका? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया हो जाएगा, रहा था। और किसका सहायक क्रिया है? टेंस को बताने के लिए। लिख क्या है? लिख माने होता है लिखना। लिखना क्या है? यह है आपका मेन वर्ब। क्लियर हो गया ना? बढ़िया, समझ में आ रहा है ना? चलिए, एक पत्र क्या है? आपको शायद मैंने उस वीडियो में बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, यदि हम हो का क्वेश्चन करते हैं, सब्जेक्ट फाइंड आउट होता है, प्राप्त होता है। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए बताया था आपको दो शब्द, एक क्या था? क्या, और दूसरा क्या था? किसको। और किससे पुटअप करना है? वर्ब से, मेन वर्ब से। और मेन वर्ब से अगर पुटअप करें क्या और किसको का उत्तर जो मिलेगा वही उत्तर क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। लिखा, क्या लिखा? एक पत्र लिखा। तो एक पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पता भी चल गया आपको, एक पत्र क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। और रमेश तो आपको पता ही है, रमेश कौन है? सब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या बता रहे हैं आपको? वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि मेन वर्ब क्या है। तो यहाँ मेन वर्ब क्या है? लिखना। तो समझ में आ गया, रमेश ने क्या कार्य किया? लिखने का कार्य किया। तो मेन वर्ब क्या हो जाएगा? लिखना हो जाएगा। तो लिखना क्या होता है? राइट मीन्स। राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। लिखना क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। यहाँ मेन वर्ब क्या है आपका? राइट। यहाँ मेन वर्ब क्या है? राइट। और मेन वर्ब कितने होते हैं इसको भी समझ लीजिए। एग्जाम समझ आ गया? चलिए ठीक है। चलिए मेन वर्ब देखें कितने होते हैं। मेन वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी होते हैं? मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती हैं। कितनी फॉर्म होती हैं? 5। 5 फॉर्म को क्या बोलते हैं? V1 बोलते हैं, और V2 बोलते हैं, और V3 बोलते हैं, और V4 बोलते हैं, और V5 बोलते हैं। क्या बात है ना? 5 फॉर्म होती हैं किसकी? मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की। अब मुख्य क्रिया होता क्या है? देखिए, कर्ता द्वारा किए गए कार्य को मुख्य क्रिया कहते हैं। यानी कर्ता अगर कोई कार्य कर रहा है तो मुख्य क्रिया कहलाएगी। उसकी फॉर्म कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन सी? चलो देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर वर्ब लिया। कौन सा वर्ब लिया आपने? गो। गो क्या हो जाएगा? V1। जो अब V1 क्या होता है इसको भी समझ लीजिए, बहुत बढ़िया चीज है। V1 क्या होता है? देखिए V1 जो होता है वो कर्ता द्वारा जो किया गया कार्य होता है, और उसका जो अंग्रेजी होता है, जैसे लिखने का कार्य किया, लिखने का अंग्रेजी क्या हुआ? राइट। तो राइट है आपका V1 है। राइट कौन है? V1, यानी कि मुख्य क्रिया की पहली सूरत। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए दौड़ने का काम किया, दौड़ने का अंग्रेजी क्या होता है? रन। तो रन क्या हो गया? वो वही है V1। जैसे मान लीजिए आपने पूरा किया, कंप्लीट किया, कंप्लीट क्या है? पूरा करने का अंग्रेजी है, तो वो हो गया V1। यानी कर्ता अगर कोई कार्य कर रहा है और उसका अंग्रेजी आपको पता है, तो मान के चलिए वही है V1। यानी कि V1 खोजना बहुत आसान। कर्ता अगर कार्य कर रहा है और उस कार्य करने का अंग्रेजी हमको पता है, तो वही अंग्रेजी क्या कहलाएगा आपका? V1 कहलाएगा। हिंदी में इसको मुख्य क्रिया की पहली सूरत कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया की पहली सूरत कहते हैं। V1 को पहली सूरत और V2 को दूसरी सूरत। ठीक है, शुरू करें? चलिए, वो बढ़िया। तो गो क्या हो गया? V1 हो गया।
अब गो का जो V2 का मतलब क्या होता है, मुख्य क्रिया दूसरी सूरत, तो गो का जो सेकेंड फॉर्म है, गो का सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट, तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेंट, और वेंट क्या कहलाएगा, वेंट कहलाएगा V2, तो V1 क्या है गो और V2 क्या है वेंट, और V3 क्या हो जाएगा गॉन, V3 क्या हो जाएगा गॉन, यानी फर्स्ट क्या होगा गो और सेकंड क्या है वेंट और थर्ड क्या है गॉन, और V4 भी क्या होगा, आईएनजी फॉर्म को V4 कहा जाता है, GOING। गोइंग क्या है V4 है, V1 कौन गो, V2 कौन वेन, V3 कौन गॉन, V4 कौन गोइंग, और V5 क्या होगा फिर, V5 है आपका गोज, V5 क्या है गोज, V5 क्या है आपका गोज, गोज का स्पेलिंग GOES। तो ये कौन है V1, ये कौन है V5। यदि हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, अब इनका कुछ नाम भी तो होगा, चलिए आपने बताया पहली सूरत, दूसरी सूरत, तीसरी, चौथी, पांचवी सूरत, ये तो हिंदी हो गया, इंग्लिश में V1 V2 V3 V4 हो गया, ये भी मान लीजिए चलिए फॉर्म है, ये भी समझ आता है, इनको कुछ कहते तो होंगे। तो गो को क्या कहते हैं, ये आपका प्रेजेंट टेंस है, यानी कि V1 और V5 को क्या कहा जाता है प्रेजेंट टेंस, तो ऐसे लिख सकते हैं V1 V5 इक्वल टू प्रेजेंट टेंस, यानी कि V1 V5 कहाँ यूज होगा, प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, V1 V5 कहाँ यूज होगा, प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, V1 V5 कहाँ यूज होगा, प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, तो कौन सा प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, प्रेजेंट इंडिफरेंट में यूज होगा, कहाँ यूज होगा, प्रेजेंट इंडिफरेंट में यूज होगा, प्रेजेंट इंडिफरेंट क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इन सारे शब्दों को ध्यान रखिएगा, जब टेंस पढ़ाएंगे बहुत यूज होने वाले हैं। चलिए अब V1 V5 हो गया, V2 क्या है, V2 का मतलब पास्ट टेंस, V2 का मतलब पास्ट टेंस, V2 को लिखिए क्या, V2 का मतलब क्या हो जाएगा पास्ट टेंस, क्लियर, V2 का मतलब पास्ट टेंस। V3 का मतलब क्या हो जाएगा, V3 का मतलब होता है परफेक्ट, ये क्या होता है परफेक्ट टेंस, यानी कोई परफेक्ट टेंस है V3 होगा, V3 माने परफेक्ट टेंस, यानी कहीं पर भी परफेक्ट टेंस होगा, वो क्या कहलाएगा आपका V3, क्या कहलाएगा V3। और V4 क्या है, V4 माने, V4 का मतलब क्या है, V4 का मतलब होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस या पार्टिसिपल, क्या होता है पार्टिसिपल। V4 क्या होता है, V4 जो होता है वो कंटिन्यूअस है और पार्टिसिपल है, क्या है पार्टिसिपल है। चलिए गोज क्या है, गोज को बताया चल गया, V1 V5 क्या है प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस तरह से वर्ब को, मेन वर्ब को जो है क्लासिफाइड किया गया है फॉर्म को, और इसके फॉर्म जो है आपको याद भी करने हैं। अभी आपके जो है प्राइमरी लेवल चल रहा है ग्रामर का, और हम छोटी छोटी बातों को समझ रहे हैं, और मैं कल से कोशिश करूंगा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि वर्ब की फॉर्म में निश्चित रूप से लिखूँ, 5-10 जितने भी कम से कम जितना समय बच जाए, तो हम वहाँ पर आपको कोशिश करेंगे 10-5 वर्ड की फॉर्म लिखाऊं, और वहीं पर एक्सरसाइज भी इन्वॉल्व करूं। होमवर्क आपके लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर होमवर्क नहीं है तो आपको इस ज्ञान का यूज करने का एक माध्यम नहीं मिल पाएगा। बहाना करेंगे मेरे पास ग्रामर किताब नहीं, मैं कैसे एक्सरसाइज करूं, बहुत सारे बहाने हो सकते हैं। तो मैंने विचार किया है कि मैं कम से कम 5 शब्द वर्ब की फॉर्म की, और कम से कम 5 एक्सरसाइज में पर डे दूंगा, ताकि आपका होमवर्क भी होता रहे। ठीक है, ओके। तो आप समझ रहे हैं वर्ब की फॉर्म तो समझ में आ गई होगी, निश्चित रूप से सभी वर्ब की फॉर्म समझ में आ गई होगी। चलिए इसको शुरू करते हैं नेक्स्ट। तो मेन वर्ब आपको समझ आ गया। मेन वर्ब क्या होता है, कर्ता का किया गया कार्य होता है, यानी कि कर्ता कोई भी कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। क्लियर, क्या कहलाएगा वो मेन वर्ब कहलाएगा, यानी कर्ता किसी भी कार्य का, जैसे उठना, बैठना, चलना फिरना, पढ़ाई करना, पूरा करना, नाचना, कूदना, ये सब क्या है, ये सब आपके मेन वर्ब ही हैं। तो यह मेन वर्ब की बात करेंगे तो मुख्य क्रिया मतलब कर्ता का किसी कार्य को कर रहा है मुख्य, जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है तो उड़ती है, उड़ना क्या हो गया मेन वर्ब हो गया। रोहन पढ़ता है, अगर रोहन पढ़ता है, पढ़ना क्या हो गया मुख्य क्रिया, मेन वर्ब हो गया। रामू अपना कार्य पूरा करता है तो पूरा करना क्या हो गया मुख्य क्रिया हो गया। बहुत बढ़िया, तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको मुख्य क्रिया के बारे में। तो यदि आप कार्य कर रहे हैं, चलिए हम और थोड़ा समझते हैं। यदि राम ने पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा, पत्र पढ़ा,
यहाँ समझिए, बहुत ही लॉजिकल चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करना। राम ने क्या किया? पढ़ा। क्या पढ़ा? पत्र पढ़ा। तो ये राम ने क्या कार्य किया? पढ़ने का कार्य किया। कौन सा कार्य किया भाई? पढ़ने का कार्य किया। और इसके कार्य से फर्क किस पर पड़ा? पत्र पर फर्क पड़ा। किस पर फर्क पड़ा? पत्र पर फर्क पड़ा। यानी कौन प्रभावित हुआ? पत्र प्रभावित हुआ। क्या प्रभाव पड़ा पत्र पर? पत्र को पढ़ा जा चुका है। तो राम ने क्या पढ़ा? पत्र पढ़ा। किस पर प्रभाव पड़ा? पत्र पर पड़ा। तो यही जो पत्र पर प्रभाव पड़ रहा है, यदि यहाँ पर ये पत्र है इसके साथ जुड़ा हुआ, तो ये मेन वर्ब कुछ और कहलाएगी। अगर इस पत्र को ना लिखें, केवल लिखे राम पढ़ता है, नहीं, राम ने पढ़ा, केवल लिखिए राम ने पढ़ा, बस इसी बात को लेते हैं ना, तभी समझ आएगा। राम पढ़ा, या ऐसा भी कह सकते राम ने पढ़ा। क्या पढ़ा? पत्र पढ़ा। तो राम ने क्या पढ़ा? हाइपन है तो ये हाइपन के निशान तुमने का सेंस बना देगा। राम ने पढ़ा, क्या पढ़ा? पत्र पढ़ा। तो राम के पढ़ने में किस पर फर्क पड़ा? पत्र पर पड़ा। अगर ये शब्द है तो ये वर्ब का, मेन वर्ब का सिचुएशन कुछ अलग है। अगर राम ने पत्र नहीं, केवल राम के बारे में इतनी जानकारी दी गई कि राम ने केवल पढ़ा, राम ने केवल पढ़ा, क्या पढ़ा नहीं बताया गया, तो ये अपना अलग रूप मेन वर्ब का दिखाई देता है। अब यहां पर हमने क्या समझा? एक में फर्क जिस पर पड़े वो क्या कहलाता है? वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि एक में ऑब्जेक्ट है और एक में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस वर्ब मेन वर्ब को क्या कहेंगे, और जिसमें ऑब्जेक्ट है उस मेन वर्ब को क्या कहेंगे। इसका मतलब मेन वर्ब के भी कुछ पार्ट जरूर होते होंगे। चलिए देखते हैं मेन वर्ब के कितने पार्ट हो सकते हैं, यानी कि मेन वर्ब कितने प्रकार के हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको पार्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मेन वर्ब के टाइप्स हो सकते हैं। यानी कि कितने टाइप्स हो सकते हैं? मेन वर्ब के 2 टाइप्स हो सकते हैं। कौन कौन से? मेन वर्ब, नोट करते रहिएगा, कॉपी में नोट जरूर करते रहिए, नहीं बाद में बहुत समस्या होने वाली है। क्योंकि जब रिवीजन होगा, एक बार हमने इस टॉपिक खत्म करने हैं पार्ट के, और फिर सभी पार्ट को एक साथ रिवीजन करना है विद एग्जाम्पल। और वो क्लास वाकई में बहुत ही अच्छी जाने वाली है। थोड़ी बड़ी होगी लेकिन अच्छी होगी, ठीक है। पूरा नॉलेज एक बार, और फिर जमकर बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारी लाइनें बनाएंगे, बहुत सारी एक्सरसाइजें होने वाली हैं, और पर डे एक्सरसाइज करते रहेंगे। टॉपिक चलते रहेंगे, हम अपना एक्सरसाइज करते रहेंगे। ओके, चलिए। तो मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब कितने हो सकते हैं? मेन वर्ब के 2 हो सकते हैं। एक ट्रांसिटिव हो सकता है, एक ट्रांसिटिव हो सकता है, दूसरा इंट्रांसिटिव हो सकता है। एक क्या हो सकता है? ट्रांसिटिव हो सकता है, दूसरा क्या होता है? इंट्रांसिटिव। अब ट्रांसिटिव क्या होता है? ट्रांसिटिव का मतलब होता है सकर्मक। ट्रांसिटिव मेन वर्ब का मतलब क्या होगा? ट्रांसिटिव मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? सकर्मक मुख्य क्रिया। क्लियर? इंट्रांसिटिव का मेन वर्ब क्या मतलब होगा? इंट्रांसिटिव मेन वर्ब का मतलब हुआ आकर्मक मुख्य क्रिया। ठीक है। TRANSITIV ट्रांसिटिव मेन वर्ब का मतलब हुआ सकर्मक मुख्य क्रिया। इंट्रांसिटिव INTRANSITIV इंट्रांसिटिव मेन वर्ब का मतलब क्या हो गया? आकर्मक क्रिया। अब ये सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया होता क्या है? इस सकर्मक का मतलब क्या होता है? सकर्मक, सकर्मक का मतलब क्या होता है? कर्म के साथ, यानी कर्म होना चाहिए। यानी कि ऐसा मुख्य क्रिया जो कर्म के साथ होती है उसे हम ट्रांसिटिव मेन वर्ब कहेंगे या सकर्मक क्रिया कहेंगे। अकर्मक का मतलब क्या होता है? कर्म के बिना, यानी कि एक ऐसा ट्रांसिटिव वर्ब जो कर्म के बिना हो तो हम उसे ट्रांसिटिव वर्ब नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? इंट्रांसिटिव। एक ऐसा मुख्य क्रिया जो कर्म के साथ ना हो उसे क्या कहेंगे? इंट्रांसिटिव मेन वर्ब। तो हमारा टॉपिक क्या बनेगा? ट्रांसिटिव मेन वर्ब। चलिए टॉपिक बनाते हैं ट्रांसिटिव मेन वर्ब। तो मेरा टॉपिक क्या बनेगा? ट्रांसिटिव मेन वर्ब। ट्रांसिटिव मेन वर्ब क्या बनेगा? ट्रांसिटिव मेन वर्ब। क्या बना? ट्रांसिटिव मेन वर्ब। तो ट्रांसिटिव मेन वर्ब क्या मतलब होता है? ट्रांसिटिव मेन वर्ब का हिंदी अर्थ होता है सकर्मक, सकर्मक मुख्य क्रिया।
सकर्मक मुख्य क्रिया, यानी कि एक ऐसी, अब हम इसकी थोड़ी डिफिनेशन लिख लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं, पहचान नहीं कह सकते, हम इसको डिफिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफिनेशन। DEFINITION, डिफिनेशन यानी कि परिभाषा। क्या परिभाषा है? एक ऐसी मुख्य क्रिया, एक ऐसी मुख्य क्रिया जो कर्म के साथ होती है, कर्म के साथ होती है, कर्म के साथ होती है, क्या कहलाती है? ट्रांसेटिव मेन वर्ब कहलाती है। क्या कहलाएगी? ट्रांसेटिव मेन वर्ब कहलाएगी। अब ट्रांसेटिव मेन वर्ब कहलाएगी, परिभाषा तो समझ में आ गया है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जांपल। तो पहला मेन वर्ब क्या हो गया? ट्रांसेटिव मेन वर्ब। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं क्या होता है। एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे पहला लिखा हुआ है, सीता कुक्स द फूड, ठीक है। दूसरा, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, ठीक है। तीसरा, रोहन, देखिए फिर ट्रेन आ गई, क्या? चलिए ट्रेन है तो वैल्यूम को वो छोड़ना ही चाहिए। चलिए देखिए, रोहन क्या कर रहा है? रोहन इज राइटिंग a लेटर, रोहन इज राइटिंग अ लेटर। चलिए यहाँ पर समझते हैं ट्रांसिटिव मेन वर्ब क्या होता है। परिभाषा क्या है? एक ऐसी मुख्य क्रिया जो कर्म के साथ होती है, ट्रांसिटिव मेन वर्ब कहलाती है। कर्म का मतलब क्या हुआ? कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। यहां आप लिख सकते हैं, जहां कर्म ऑब्जेक्ट होता है। अपने लिए समझने के लिए लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्म का इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट माने क्या होता है? कर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। आपने समझ लिख लीजिए, बाकी आपको ऑब्जेक्ट जब पढ़ाएंगे तो फिर बहुत अच्छे से आएगा। अभी समझिए, क्या कुक्स किया है? जैसे मान लीजिए कुक्स हुआ, क्या कुक्स किया? उसने फूड किया। तो क्या मतलब कुक्स माने क्या होता है? पकाना। क्या पकाया भाई? खाना पकाया। तो खाने पर प्रभाव पड़ा, खाना पक गया। क्या प्रभाव हुआ? खाना क्या प्रभाव पड़ा? खाना पक गया। यानी कर्ता द्वारा किए गए कार्य से जो प्रभावित होता है वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाएगा। यानी कि अगर कर्म है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, इसमें वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी है, तो उस मेन वर्ब को ट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। अब यहाँ पर अगर देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है ना, तो कुक्स क्या कहलाएगा? कुक्स कहलाएगा ट्रांसिटिव मेन वर्ब। क्या कहलाएगा? ट्रांसिटिव मेन वर्ब। यहाँ क्या है? प्लेइंग कर रहा है कौन? राम क्या कर रहा है? प्लेइंग। वर्ब क्या है? प्लेइंग करना। अब प्लेइंग करने से किस पर फर्क पड़ रहा है? क्रिकेट खेला जा रहा है, तो क्या प्लेइंग कर रहा है? क्रिकेट क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट के साथ ये मेन वर्ब है, तो इस मेन वर्ब को क्या कहेंगे? ट्रांसिटिव मेन वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसिटिव मेन वर्ब कहेंगे। सिंपल बात। या क्या है? रोहन इज राइटिंग लेटर, क्या लिख रहा है भाई? पत्र लिख रहा है। पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो राइटिंग क्या कराएगा? राइटिंग कराएगा ट्रांसिटिव मेन वर्ब कराएगा। हो गया। सीता क्या पकाती है? खाना। तो क्या पकाया? खाना। तो क्या क्या का जवाब क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब को ट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। यही ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या हो जाएगा? इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे मान लीजिए यहीं पर हम अगर लिखे, तीसरा चौथा भाग लिखे, आई एम गोइंग। तो अब पूछे कौन? क्या गोइंग? पता नहीं है। किस गोइंग? जाने, यानी जा रहा है। कहाँ जा रहा है?
तो चलिए मान लीजिए लिख भी देते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, क्या लिखा, आई एम गोइंग स्कूल। क्या स्कूल पर जा रहा है, क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। अब स्कूल जा रहा है, क्या इसके एक्टिविटी से किसी को फर्क पड़ रहा है, क्या गोइंग से स्कूल पर कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द स्कूल। स्कूल का कोई फर्क भाई नहीं पड़ रहा है, किसके एक्टिविटी से, गोइंग की एक्टिविटी से स्कूल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम कहें क्या और किसको का उत्तर पूछें गोइंग से, तो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब स्कूल आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, गोइंग के साथ ऑब्जेक्ट नहीं यूज हो रहा है। अब कहेंगे सर ये तो स्कूल फिर क्या है, भाई स्कूल एक स्थान का नाम है जहाँ पर कार्य हो रहा है, तो कौन है, स्थान है, तो स्थान होगा तो क्या कराएगा, बड़ा प्लेस कराएगा ना, कार्य करने का स्थान। कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल पर थोड़ी नहीं पड़ रहा है। स्कूल पर, स्कूल जो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कार्य हो रहा है, तो क्या करेगा, बड़ा प्लेस करेगा ना, कि आपको जो है क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कराएगा। तो ऑब्जेक्ट आप समझ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट इस प्रकार हो सकता है। तो ये मेन वर्ब क्या कहलाएगी, इसमें इसी मेन वर्ब को कहेंगे इंट्रांसिटिव मेन वर्ब, इंट्रांसिटिव मेन वर्ब। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया आई राइट, क्या लिख दिया, आई राइट। अब ये मेन वर्ब क्या कहलाएगी, यही है इंट्रांसिटिव मेन वर्ब, इंट्रांसिटिव मेन वर्ब। ठीक है, तो जैसे आपको समझ आ गया, यदि ऑब्जेक्ट है तो ट्रांसिटिव, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांसिटिव। चलिए इंट्रांसिटिव परिभाषा लिखना समझने की कोशिश करते हैं, इंट्रांसिटिव क्या होता है। तो पूरा कर देते हैं, ऐसा आ गए दोबारा कॉपी कर लेंगे। तो दूसरा नंबर क्या है, इंट्रांसिटिव मेन वर्ब, इंट्रांसिटिव मेन वर्ब माने आकर्मक सहायक आकर्मक मुख्य क्रिया, यानी कि ऐसी मुख्य क्रिया जो क्या है, आकर्मक है, बिना कर्म के। तो क्या लिखेंगे आप, एक ऐसी मुख्य क्रिया जो बिना कर्म, यहां पर आप ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको फायदा ये होगा कि कर्म पता चल जाए, कर्म माने ऑब्जेक्ट होता है। मैं भी कर्म को डिफाइन करूंगा, लेकिन अभी आप कर्म को ऑब्जेक्ट रट कर चलेंगे, समझ कर चलेंगे, कर्म को ही ऑब्जेक्ट कहता है, ऑब्जेक्ट को ही कर्म कहते हैं। ये इंग्लिश है, हिंदी है बस, ठीक है। जो बिना कर्म के होती है इंट्रांसिटिव मेन वर्ब कहलाती है, मेन वर्ब कहलाती है। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है आपका आई एम गोइंग, दूसरा है द क्रो was flying in the sky, तीसरा है an old man is walking तो इसको सही से देते हैं, सब स्पेलिंग अच्छे से समझ आना चाहिए आपको। WALKI, ठीक है। और यहाँ मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब आपका गोइंग है, और यहाँ मेन वर्ब क्या है, फ्लाइंग है, और यहाँ मेन वर्ब क्या है, वॉकिंग है। मेन वर्ब मिल गया आपको। चलिए, क्या मेन वर्ब हो रहा है, क्या इसका कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है, देयर नो ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे मेन वर्ब को क्या कहा जाएगा, इंट्रांसिटिव। तो इस मेन वर्ब की कैटेगरी क्या हो जाएगी, इंट्रांसिटिव मेन वर्ब। ठीक है, क्या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है, तो ये भी क्या कराएगा, इंट्रांसिटिव मेन वर्ब।
यहाँ पर भी वॉकिंग के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी क्या कहलाएगा, इंट्रांसिटिव मेन वर्ब। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। क्या समझ आ रहा है, चल रहा है बड़ी क्लास, कोई समस्या तो नहीं है रही है? चलिए बढ़िया, आप कमेंट करिएगा अगर कोई समस्या हो रही है, ठीक है। चलिए आते हैं, वर्ब आपको पूरी तरह से समझा दिया गया है, वर्ब के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। तो निश्चित परिणामता हम क्या समझते हैं, ये रिवीजन क्लास है, आप यहाँ पर रिवीजन नोट में लिख सकते हैं। तो आपको वर्ब कितने आपको मिली, तो वर्ब कितने मिले आपको, वर्ब आपके कितने मिले, सबसे पहले आपको मिला है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब लिखे सर लिखन है, लिंकिंग वर्ब ही लिखी ज़्यादा से। और फिर क्या मिला, हेल्पिंग वर्ब, क्या मिला, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कितने मिले, दो। एक क्या मिला, ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा क्या मिला, मॉडल वर्ब, ठीक है। और इसका तीसरा क्या मिला आपको, मेन वर्ब। मेन वर्ब कितने मिले, दो। एक ट्रांसिटिव मिला, दूसरा क्या मिला, इंट्रांसिटिव। एक बार रिवीजन करके फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वर्ब क्या होता है, कर्ता द्वारा किए गए कार्य को वर्ब कहा जाता है, एक्शन को कार्य को वर्ब कहा जाता है। ये मिथ्या है, इस पर ध्यान न दीजिए। वर्ब माने क्रिया समझिए, क्रिया ये सभी क्रिया ही होते हैं, केवल कर्ता द्वारा किए गए कार्य ही क्रिया नहीं है, ये तीनों क्रिया ही है। हेल्प लिंकिंग वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो सहायता प्रदान करता है वाक्य अर्थ को पूरा करने में, जो हमेशा किसके साथ आता है, कॉम्प्लीमेंट के साथ आता है, स्टेट ऑफ बीइंग के साथ आता है। या हम ये कह सकते हैं, वाक्य में यदि चर्चा हो रही है तो वहाँ पर जो वर्ब का कार्य कर रहा है वो वर्ब क्या कहलाएगा, लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। क्लियर। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब आपका सहायक क्रिया है जो टेंस के बारे में जानकारी प्रदान करता है। एक ऐसी वर्ब जो टेंस के बारे में जानकारी प्रदान करे वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार का होगा, एक ऑक्सिलरी वर्ब होगा, एक मॉडल वर्ब होगा। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब होता है जो कर्ता के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलता रहता है, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, तीन होते हैं, वी, हैव और डू। वी में इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग होंगे, और हैव में हैज, हैव, हैड होंगे, और डू में डू, डज, डिड होगा। अब मॉडल में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक ऐसा मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है जो अपने आप को एज इट बनाए रखता है, चाहे सब्जेक्ट एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, ऐसे हेल्पिंग वर्ब मॉडल कहलाएंगे। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, मस्ट, ये सब हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब कहलाती हैं। ये सभी अपने आप को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करती हैं, अपितु एज इट सेंटेंस में बनी रहती हैं। वेरी गुड। अगला क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, कर्ता द्वारा किए गए कार्य को मेन वर्ब कहा जाता है। मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रांसिटिव, दूसरा होता है इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव क्या होता है, ट्रांसिटिव जिसका हिंदी अर्थ सकर्मक क्रिया होता है, अर्थात ऐसा मेन वर्ब मुख्य क्रिया जो कर्म के साथ हो अर्थात ऑब्जेक्ट के साथ हो तो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। यानी कि वाक्य में यदि कर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो उस वाक्य के मेन वर्ब को ट्रांसिटिव मेन वर्ब कहा जाएगा। इंट्रांसिटिव मेन वर्ब क्या होता है, इंट्रांसिटिव मेन वर्ब का मतलब होता है अकर्मक मुख्य क्रिया, यानी कि एक ऐसी मुख्य क्रिया जो कर्म के बिना यूज होती हैं उन्हें इंट्रांसिटिव मेन वर्ब कहा जाता है। अर्थात यदि कोई मुख्य क्रिया है, यदि उसके साथ किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है, ऐसी मुख्य क्रिया को इंट्रांसिटिव मेन वर्ब कहा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्लास को पढ़िए और अच्छे से नोट्स बनाइए और हर एक टॉपिक को जड़ से समझने का कोशिश करिए, जल्दीबाजी मत करिए, आराम से पढ़िए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और इसके जो एक्सरसाइज हैं वो एक्सरसाइज आप अपने बुक से ही करिएगा। यदि आप बुक से करेंगे तो एक्सरसाइज भली भांति समझ में आएगा। ये मैं इस बात को एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि मेरी लैंग्वेज में आप इंग्लिश और हिंदी दोनों पा रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चीज़ों को एकदम जड़ से समझाऊँ। अब जड़ से समझाने के लिए
मुझे किसी लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में समझा सकता हूँ। तो आप इसको समझने का कोशिश करिए, कतई फील मत कीजिए, डोंट फील एनीबॉडी कि मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज वाले या इंग्लिश मीडियम वाले नहीं पढ़ सकते हैं। आप सभी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो, लैंग्वेज लैंग्वेज होती है, हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप लैंग्वेज पर मत जाइएगा, आप इसको पढ़िए और समझिए और इस चीज़ से अपनी एक्सरसाइज कीजिए। यदि आप किसी भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, चाहे इंग्लिश मीडियम को हो चाहे हिंदी मीडियम को, आप कतई टेंशन नहीं लीजिए, सबके लिए क्लास है। आप पढ़िए, समझिए, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आप उन लाइनों को कमेंट कीजिए जिस लाइन में आपको समझ में नहीं आ रही मेरी बात, तो मैं वहाँ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि डायरेक्ट लैंग्वेज यूज होती है इंग्लिश मीडियम में, डायरेक्ट लैंग्वेज यूज होती है, तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट लैंग्वेज ही तो यूज होती है। क्या वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होगा? क्या वहाँ प्रेडिकेट नहीं होगा? यदि इंग्लिश है तो ग्रामर होगा, यदि ग्रामर है तो इंग्लिश है। जब इंग्लिश ग्रामर के बिना नहीं और ग्रामर इंग्लिश के बिना नहीं, तो निश्चित रूप से ये सभी आपको मिलने वाले हैं। टेंशन मत लीजिए, मेहनत करिए, समझिए और पढ़िए। एक्सरसाइज में समस्या हो रहा है, आप जरूर कमेंट करिएगा, हम आपका रिस्पांस देंगे। मैं सभी कमेंट को देखता हूँ और रिस्पांस देने की पूरी कोशिश करता हूँ। जिन बच्चों का जैसा कमेंट होता है मैं उस चीज़ को समझता हूँ और क्विक रिस्पांस देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। यदि कहीं पर भी कोई समस्या हो रही है तो आप निश्चित रूप से हमें बताइएगा, आपको हर प्रकार की जानकारी दी जाएगी। काफ़ी कंप्लेन हो रही थी कि आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। ठीक है, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि मैं अपने घर में हूँ और रिकॉर्डिंग घर से ही कर रहा हूँ और शाम का समय, रात का समय होता है और ज़्यादा आवाज़ भी थोड़ी सी अजीब बात हो सकती है, लेकिन मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। और मैं आशा करता हूँ मेरी वॉइस भी अब ठीक हो गई होगी, आपको पूर्णतः बहुत अच्छे ढंग से सुनाई दे रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, जम कर पढ़िए और आगे बढ़िए। और आपको क्या करना है, नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स बनाइए। यदि समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है और आपकी एक्सरसाइज हो रहे हैं तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और उन सारे बच्चों के पास शेयर करिए जो अभी तक से कहीं ना कहीं ग्रामर में मिस्टेक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई ना कोई कमी महसूस उनको होती है। तो यदि आप शेयर करेंगे तो उनकी कमी भी दूर हो जाएगी और वो भी क्या करेंगे, वो भी एक अच्छा ग्रामर का नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो मेरे सारे बच्चों, चलते हैं अब हम आपकी क्लास यहीं पर रोकते हैं और आप इसका अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अब फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।